हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए। कहाँ रहे, कहाँ पढ़ते रहे, क्या किया, थोड़ा सा आप समराइज़ करके एक पूरी ज़िंदगी की कहानी अब तक की थोड़ी सी हमें बताएं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी कैसे स्टार्टेड हो जाएंगी जब हम सोच लेंगे कि हम एक खास या थोड़े टाइम के लिए इस दुनिया में आए। हमारा एक क्रिएटर है जिसने हमें इस दुनिया में कमी और खूबियों के साथ करा। ये सोचता हूँ कि जब हम कोई ऐसा रिस्क लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, आपकी दुआएं और ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने देखा है एजुकेशन में कि पेरेंट्स जितने भी हैं ना वो सारा गुस्सा स्कूल कॉलेजेस पे निकालते हैं। ठीक है, यानी किसी का बच्चा अगर स्टडी में अच्छा नहीं है तो वो पर मंथ फीस दे के ये फील कर रहे हैं कि सब कुछ स्कूल नहीं, यानी मुझे 6 घंटे बच्चा जा रहा है, अब सारी जिम्मेदारी लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे वो पेरेंट्स के 2 साल हैं, ये तुमने जो है अपना जो है तन मन धन लगा देना। तो फिर ये है कि स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन लेवल और एंग्जाइटी लेवल, बच्चों की फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं वन बिलिंग कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, वो अपना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। ज़ाहिर बच्चों पे प्रेशर तो होता है बहुत ज़्यादा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को मिल बैठ के आपस में डायलॉग करके कुछ चीज़ें उनसे सीखी जाए, कुछ चीज़ें सीखी जाए? हमें ये होता है कि जो मेरे पास है वो कहीं रात उसको ना पता चल जाए, जो उसके पास है वो कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अख्तियार अहमद है और कुरान क्लब पॉडकास्ट के सिलसिले में हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुरान क्लब के प्लेटफॉर्म से यूथ की तरबियत का, तज़किये का काम कर रहे हैं, और चूँकि यूथ में बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की होती है, और स्टूडेंट्स की जब तरबियत की बात हो, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात हो, तो एजुकेशनल पर्सनैलिटीज़ को, एजुकेशनल लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी है। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि वो हमारे इस स्टूडियो में आए, हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। तो मैं बिला तख़ीर उनकी तरफ जाऊंगा और खुश आमदीद कहूँगा मोहतरम शौकत साहब को, जो कि चेयरमैन हैं रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, हमें बड़ी खुशी हुई है, पर्सनली हम आपको बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। इस ऑनर फॉर मी, आपने मुझे कॉल किया इसके लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए। अच्छा सर, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना हमें बचपन से लेके अब तक कहाँ रहे, कहाँ पढ़ते रहे, क्या किया, थोड़ा सा आप समराइज़ करके एक पूरी ज़िंदगी की कहानी अब तक की थोड़ी सी हमें बताएं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने समनाबाद स्कूल सेंट्रल मार्केट से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मेरी एफएससी मैंने की एफसी कॉलेज से। अच्छा, मैंने लाइन चेंज करके बीकॉम और एमकॉम मैंने हैले कॉलेज से। ठीक है। तो फिर लेक्चरशिप का आगाज़ मेरा पंजाब कॉलेज से हुआ, स्टार्टेड अपना वहाँ से किया, और आई वाज प्रमोटेड एज प्रिंसिपल एट स्टार्ट ऑफ माय जॉब। फिर मैं सुबोधा आ गया। अच्छा। तो फिर 10 साल मैंने पंजाब ग्रुप को सर्व किया, 8 साल। सरगोदा आप किस सन में आए? मैं 2000। अच्छा, तकरीबन 24 ईयर्स बैक। तो मुझे 26 ईयर्स हो गया एजुकेशन। उसके बाद फिर स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एस्टैब्लिशमेंट की, यहाँ पे सरगोदा कैंपस उसका बनाया। तो देन थोड़ा सा वहाँ पे कुछ गैप्स थे, उसको छोड़ कर फिर मैंने अपना रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से स्टार्ट किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हमारा कोई 25 कैंपसेस हैं, 20,000 स्ट्रेंथ है, और हमारे ब्रांड्स में रीडर कॉलेज है, वुडन कैंपस है, रीडर ग्रामीण स्कूल है, कैंपस स्कूल का सेटअप है। इस साल हमने हेल्थ साइंसेस स्टार्ट की है, और कमिंग प्रोजेक्ट्स में हमारा इंशाल्लाह लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी प्लान है। अच्छा, यूनिवर्सिटी भी प्लान में है, माशाल्लाह। वैसे तो सर हम सुनते रहते हैं कि आप शौकत साहब ने किसी कॉलेज का आगाज़ किया है, फिर हम सुनते हैं किसी स्कूल का आगाज़ किया है, फिर वो स्कूल जो है किसी नहीं। हमें अक्सर डर लगा रहता है कि शौकत साहब कोई नई चीज़ जो है ना शुरू न कर दें। तो सवाल आपसे ये है कि ये जो आपको चैन कब आएगा? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी कैसे स्टार्टेड हो जाएंगी जब हम सोच लेंगे कि हम एक खास या थोड़े टाइम के लिए इस दुनिया में आए। हमारा एक क्रिएटर है जिसने हमें इस दुनिया में कमी और खूबियों के साथ करा। तो जब मेरा तवक्कल उस ज़ात पे होगा और मैं ये सोचूंगा कि मेरी सलाहियतें सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पास जो अल्लाह ताला ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, इन फॉर्म ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ हेल्थ कह सकते हैं, आपकी सोच की सूरत में, तो उसमें मुझे चाहिए कि उसको कंट्रीब्यूट किया जाए। ना सिर्फ कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को सेव कर लूँ या अपनी ज़ात को सेव कर लूँ, तो उससे मुझे उठ के चलने का, बाहर चलने का नाम है। तो मैं जब भी थोड़ा सा फील करता हूँ कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, तो बजाय इसके कि मैं उसकी सेविंग्स में चला जाऊँ, तो मैं नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। उसका मेरा ज़हन ये है उसमें कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम जितने लोग आ रहे हैं उनका रिस्क भी इसमें ऐड होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब काम दोबारा शुरू करते हैं, मैंने देखा कि आप अपनी एज से 5 से 10 साल फिर पीछे चले जाते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं।
और फिर जिन चीज़ों को आप मुश्किलात समझ रहे हैं, मेरी नज़र में वो चैलेंजेस हैं इन योर लाइफ। मुश्किलात नहीं होती हैं, आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और मैं पर्सनली रिलीजियस पॉइंट ऑफ से ये सोचता हूँ कि जब हम कोई ऐसा रिस्क लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, आपकी दुआएं और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए कोई प्रोजेक्ट उसको एक तो देखें, आपसे फरमाया कि ऊँट को पहले बांधो फिर अल्लाह पे तो। तो मेरा ज़हन ये है कि आप अच्छा प्लान करें, अच्छी टीम डेवलप करें, अच्छा फाइनेंस उसको मैनेज करें और उसके मुताबिक आप एक अच्छा इनिशिएटिव लाएं। तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह बरकत भी आएगी और उसमें ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह। तो सर वैसे एक चीज़ के बाद नई चीज़, एक चीज़ के बाद, पहले आप कह रहे हैं सुपीरियर पंजाब से भी आपका ताल्लुक रहा है, फिर आपने लीडर शुरू किया है, तो ये जो मोटिवेशन है, एक तो ज़ाहिर है कि एक ये बिज़नेस भी है, हम बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस मोटिवेशन होती है या इस चीज़ को नए से नई चीज़ करना, आगे बढ़ना, इसके पीछे मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन क्या है कि मैं अब ये करूँ, अब ये करूँ, अब ये करूँ, प्राइम उसके पीछे क्या एस्पेक्ट है? देखिए, आप जब करियर स्टार्ट करते हैं ना, उसी टाइम पे आपकी डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा सा 17-18 ईयर्स में आते हैं तो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट इस सेंस में है कि आपकी सोच क्या है, आपने किस प्रोफेशन में जाना है। जब तक M.Com किया था उस वक्त थोड़ा सा मेरा जहन था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए। अच्छा। मैं अपने ग्रुप स्टडीज़ करते थे स्टूडेंट्स को, मेरा मैथमेटिक्स अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं उन्हें टीच किया करता था, तो मुझे लगा कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए। उसके बाद एक मौका जब स्टार्ट किया जॉब की तलाश में, तो मुझे फिर ये प्रोफेशन ये सबसे अच्छा लगा। एक मुझे ये था कि ये पैगंबरों का पेशा है, आपने तालीम देनी है और आपकी नीयत क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक जगह पे पढ़ा कि जब आपकी नीयत और आपका खलूस एक पॉइंट पे आ जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करना शुरू कर देता है। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि मुझे ना इसी प्रोफेशन में रहना चाहिए। मैं फिर यहाँ पे आगे पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर देखें, दुनिया है ना, ये तो नहीं कि मैंने जिन इदारों में काम किया बहुत अच्छे थे मेरे साथ, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ भी, और मुझे पहला प्लेटफॉर्म भी वहाँ से मिला। तो कई चीज़ें अल्लाह ताला ने करवानी होती हैं, फिर हालात वैसे बन जाते हैं। तो मैंने इनिशिएटिव इस चीज़ का लिया कि मुझे एजुकेशन सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए। सर एक बात की जाती है कि जो कुछ करने वाला आदमी होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस में रहता नहीं, उसका दिल करता है कि मैं खुद कुछ सोच कर जो है अपने आइडिया का लॉन्च करूँ। मैं इस सेंस इसमें मेरे डिफरेंट है कि मैंने इसको प्लान करके इस सेंस में नहीं किया कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा था मैं आखिरी दिन तक, आखिरी सेकंड तक उसके साथ लॉयल था। हालात ऐसे बने कि मुझे ये डिसीजन करना पड़ा। ठीक है, ये ऐसा प्लान इस सेंस में नहीं कि लोग जब ग्रो कर जाते हैं तो वो फील करते हैं मैं शुरू से ऐसा सोच रहा था। तो अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बनाए, मैंने उसमें डिसीजन ऐसा किया और ये ग्रुप इस्टेब्लिश हो गया। फिर जब कॉलेज किया तो मुझे शुरू से था कि स्कूल में थोड़ी सी मुझे सरगोदा में ना कुछ कमी नज़र आती थी। मेरा ज़हन है कि स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए और नॉर्मल फीस पे स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। अब देखें, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें। कुछ इदारों की शायद ड्यूज़ फीसें बहुत ज़्यादा होंगी, हम लोग इतनी ज़्यादा डिफरेंस पे फीसें नहीं ले रहे हैं। एवरेज एक स्टूडेंट पे गवर्नमेंट का एक्सपेंस 12 से 15,000 तक आ रहा है और प्राइवेट सेक्टर में यही एजुकेशन हम कोई 5,000 से 6,000 तक दे रहे हैं। तो इसका तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमें इसका कोई अवार्ड भी देना चाहिए कि साथ पैरेलल प्राइवेट सेक्टर में लोग। लेकिन है कि क्योंकि जब मीडिया पे ऐसी चीज़ आती है ना तो इम्प्रेशन ये है कि सारा प्राइवेट सेक्टर जो है ना कोई बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग कर रहा है, तो ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ तो सब लोग नहीं, इस तरह कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनकी फीसें ज़्यादा होगी, मैं उसको भी क्रिटिसाइज इस सेंस में नहीं करता हूँ कि वो फैसिलिटीज़ वैसे देते होंगे। तो इसको एक इस पर डिबेट की ज़रूरत है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की, और इसको एक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। जैसे सर आपने बात की, वैसे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को हमें जो है वो कोई अवार्ड देना चाहिए। यहाँ पर उल्टा ये सुनने को मिलता है, ये बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं, आपको भी, हम श्योर कोई प्राइवेट एजुकेशन को लोग कहते हैं कि ये माफिया। हाँ, ये देखिए ना, आप क्या कहेंगे? मतलब ये कोरोना के दिनों में इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, इसमें ना जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक तो मैंने देखा है एजुकेशन में कि पेरेंट्स जितने भी हैं ना वो सारा गुस्सा स्कूल कॉलेजेस पे निकालते हैं। ठीक है, यानी किसी का बच्चा अगर स्टडी में अच्छा नहीं है तो वो पर मंथ फीस
देख के ये फील कर रहे हैं कि सब कुछ स्कूल नहीं, यानी मुझे 6 घंटे बच्चा जा रहा है, अब सारी जिम्मेदारी देखिए 24 घंटे में 18 घंटे वो पेरेंट्स के पास है। ठीक है। दूसरा इसमें बहुत बड़ा गैप आ गया कि नो डाउट एक हमारे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, लोगों के मसाइल हैं और गवर्नमेंट के कई प्रेशर ऐसे हैं, जब उन पे वो एक्सपेंस के लिए बच्चों की फ़ीस का टाइम आता है तो वो इस चीज़ पे अनॉयड हो जाते हैं कि मैं फ़ीस क्यों जमा करवाऊँ। अच्छा, इस चीज़ पे उन्होंने अपनी कई दफ़ा कई गुस्से जो है ना पेरेंट्स इस चीज़ पे निकाल देते हैं कि ये एक माफियाज़ हैं। बेसिकली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर चल रहा है उसमें पीएन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर टीचर काम कर रहे हैं, वो भी इसी पाकिस्तान के और इसी शहर के लोग रहने वाले हैं। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसकी वो कैलकुलेशन ये मिसजजमेंट हो जाती है कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ मनी मेकिंग कर रहे हैं। तो एक इसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे सैलरी सिस्टम चल रहा है, रेंट सिस्टम चल रहे हैं, उसके बाद टैक्सेस है, अच्छा FBR को देखना है, यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस हैं, उसके बाद हर साल टीचर जो काम कर रहा होता है वो चाहता है कि उसकी इंक्रीमेंट लगे, उसको हर साल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका राइट भी बनता है। अच्छा, जिस लेवल परसेंटेज पे आप टीचर को रिवॉर्ड दे रहे हैं उस परसेंटेज पे आप फीसें इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप 200-300 फीस इंक्रीज़ करते हैं, पेरेंट्स लड़ाई करने आ जाते हैं। तो इसमें एक डिस्कशन की ज़रूरत है कि वो वन साइडेड है ना, खुद ही मैं बैठे बैठे आपके बारे में कुछ बात कर दूँ, मैं यहाँ पे आया, मुझे ऑफिस बड़ा अच्छा लगा, अब मैंने खुद ही डाउट्स में चीज़ें कर ली। एक मेच्योरिटी लेवल उस लेवल पे नहीं है कि दूसरे के हम मसाइल नहीं समझते। हमारी सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, हम दूसरे की गाड़ी देखकर सिर्फ इस ग्रोथ को देख रहे हैं, दूसरे की फैसिलिटीज देख रहे हैं, उसकी एफर्ट्स और स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। एजुकेशन को लेके लोगों की डिफरेंट अप्रोच है, मुख्तलिफ फलसफे हैं। आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि एक आइडियल स्कूल या आइडियल कॉलेज कैसा होता है? देखिए, किताबी चीज़ें और होती है। ठीक है। आइडियल स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ पे हम आइडियलिज्म ज़्यादा है, इसलिए जब उसके लेवल तक चीज़ें नहीं होती है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है। हमने ये देखना है कि बैलेंस एजुकेशन सिस्टम कैसे। ठीक है। यानी मैं किस स्कूल में अपना बच्चा बच्ची लेके जा रहा हूँ, उसका प्रिंसिपल कैसा है, उसका ओनर जो है इन्वेस्टर है, उसके ओनर ने सिर्फ मनी मेकिंग के लिए प्रोजेक्ट किया, उसका जो प्रिंसिपल है या उसका चेयरमैन है उसकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की तरफ क्या था, ठीक, बच्चे उससे इंस्पिरेशन क्या ले रहे थे, टीचर उससे इंस्पिरेशन क्या ले रहा है, उसके प्रिंसिपल उससे इंस्पिरेशन क्या ले रहे हैं, वो खुद सिस्टम को टाइम कितना दे रहा है, उसने बच्चों की ज़िंदगी में क्या सिर्फ एजुकेशन से फीस ली, बच्चों को पढ़ाया और प्रॉफिट कमाया, कि वो बच्चों से रोज़ मिलता है, बच्चों के मसाइल सुनता है, उसका पैशन कैसा है, उसकी डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स कैसी है, और क्या हम बच्चों की देखें हम तरबियत कैसे करते हैं। अब हमारे पास एक सिस्टम है, रमज़ान आएगा मैं नात का प्रोग्राम करवाऊँगा। अब जैसे अभी जनवरी और फरवरी हमारा ये मंथ है, इसमें हम इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा दी हैं। अब स्टूडेंट है ना, आप उसे स्पोर्ट्स दे रहे हैं, आप कैसे, अब हम क्रिटिसाइज तो कर देते हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, ओके, आप उसके पैरेलल क्या चीज़ दे रहे हैं, अगर आप इसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जब एक बच्चे को मैं सुबह फुटबॉल खिला दूंगा, क्रिकेट खिलाऊंगा, एक्टिविटी कराऊंगा, वो घर जाके उस फीलिंग को जो उसने ग्राउंड में जीता या वो हारा, तो उसमें वो स्पिरिट पैदा होगा कि मैंने कल कैसे जीतना है। तो बच्चे की तालीम और तरबियत ऐसे है कि अब हमने ट्रेंड किया कि बच्चों की भी गाइडलाइंस हो रही थी, टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो रही है। तो हमारे पास मुख्तार अवान साहब हैं, बहुत अच्छे वो मजहबी स्कॉलर हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, वो डेली बड़ा अच्छा बच्चों को लेसन भी दे रहे हैं। अब हम एक ट्रेनिंग सेशन नया करने लगे पेरेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से। हम पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे, तो उनको हम गाइड करेंगे कि वालिदैन की बच्चों की तालीम के हवाले से जिम्मेदारियाँ और उनका ये किरदार होगा। ये शायद हमारा इदारा करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जितने भी सेशन बच्चों की तरबियत के लिए हो रहे हैं, इसकी इदारा कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। अच्छा, ये चीज़ें ना फिर नोट नहीं की जाती हमारे यहाँ, जो थोड़ी सी देखिए मसला क्या, जैसे आप बाई चांस आज आपने मुझे बुला लिया, मैं अब खुद ही यानी मेरे पास, मैंने इस शहर में तकरीबन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। अब ये तो नहीं कि मैं अपना एक चैनल खोलूँ फिर मैं यूट्यूब पे बताऊं, तो पेरेंट्स को पता है, लेकिन क्योंकि हमारा मसाइल ये है कि मुझे जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं उसको मैंने डिस्कस नहीं करना है, मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत होती है तो उसको मैंने प्रोपोगेट कर देना। जैसे सर आपने भी बात की कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स का बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा,
इस पर ही एक काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि यही जो टीचर्स होते हैं ये बाद में एकेडमी जिन्होंने खोली होती है वहाँ पर बच्चा आता है स्कूल से पढ़ के फिर एकेडमी से जाना पड़ जाता है, और इंटर में जो बिलखसूस कॉलेज में बच्चे को फोर्स इतना किया जाता है कि यही 2 साल हैं, ये तुमने जो है अपना जो है तन मन धन लगा देना। तो फिर ये है कि स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन लेवल और एंग्जाइटी लेवल, बच्चों की फ्रस्ट्रेशन, हम कहते हैं वन बिलिंग कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, वो अपना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। ज़ाहिर है बच्चों पे प्रेशर तो होता है बहुत ज़्यादा। एकेडमिक कल्चर जो आया है, ठीक है, शायद वो कुछ अर्सा पहले नहीं था लेकिन ये बाद में, और फिर ये है कि 5-5 घंटे की एकेडमी भी है, इसके ऊपर आपकी मतलब ओपिनियन क्या होगी? देखिए, आप सबसे पहले तो इसको ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन जो दे रहे हैं, अभी मेरा बच्चा 5th या 6th क्लास में है और मैं सोचता हूँ ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अब मैंने नहीं देखा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। हमारे यहाँ जब मैट्रिक होता है, आपका भी एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि ये मेडिकल करेगा या इंजीनियरिंग में जाएगा। दो ऑप्शन है। अब जब आपने कंपटीशन ये बना लिया तो देखा देखी पेरेंट्स को लगता है कि जब वो ABC एकेडमी में अपना बच्चा पढ़ाते हैं तो उसकी ब्रांडिंग में देखते हैं कि इनके बच्चे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस दौड़ में सारे उसमें चले जाते हैं। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जब आपने मैट्रिक का भी एग्ज़ाम ले लिया, आपने इंटर भी ले लिया, अब आपने एंट्री टेस्ट भी ले लिया। अब अगर एंट्री टेस्ट ना हो तो ये वाला कल्चर काफ़ी हद तक ये 50% ठीक है ईजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आए, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अकेडमीज़ में वो मिल जानी चाहिए। एक बच्चा सुबह उठा है, उसने फजर नमाज़ पढ़ी, जो रिस्पॉन्सिबल है उसे पढ़नी चाहिए, लेकिन ये भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह बच्चे को जल्दी उठाना, नमाज पढ़ाना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें प्रायोरिटीज़ का भी इशू है कि पेरेंट्स बच्चे को कॉलेज के लिए उठा देते हैं, नमाज के लिए नहीं उठाते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से अब वो क्या, वो सोच रहे हैं कि ये नमाज भी हमने पढ़वानी है, चले जी हम जोहर की पढ़वा देते हैं, चलो ठीक, हम वहाँ पे करा देते हैं। अब सुबह बच्चा तैयार हुआ, उसका नाश्ता करवाना, ब्रेकफास्ट है उसका, उसने नमाज पढ़नी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब जब बच्चा वो सुबह कॉलेज आया, स्कूल आया, अब 6-7 घंटे उसने स्कूल में पढ़ा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, उसमें टीचर ने उसे पढ़ाया, उसके एग्जाम कैसे अच्छे होंगे जब वो घर जाके पढ़ेगा। अब वो घर पहुंचा 2 से 3 बजे तक, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वो अकेडमी चला गया, उसने खुद अपनी ज़ात को, अपनी पढ़ाई को कहाँ पे टाइम दिया? नहीं दिया। अब एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये खुश हो रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को 12 घंटे पढ़वा रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्यों खराब आया? क्योंकि उसने खुद पढ़ा नहीं, बेसिकली उसने 10 आवर्स या 12 आवर्स स्पेंड किए। तो दिस इज द मेन इशू कि इसमें ये रीज़न होना चाहिए कि देखा देखी अपने बच्चे को ऐसा बाउंड ना करें। जहाँ पे कोई टेस्ट सेशन है, ज़रूरत है, उसमें ज़रूर करवा लें, लेकिन जब आपने कॉलेज स्कूल पे वर्कआउट किया है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है। मेरे पास भी सेकेंड टाइम हमने एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए क्लासेस रखी हुई हैं, उसमें तकरीबन 100-200 थोड़े से बच्चे आ जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक। सर, सिंगल नेशनल करिकुलम की बात होती रही है इस मुल्क के अंदर के एक निज़ाम होना चाहिए, एक निसाब होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से ज़ाहिर है कि हमारा जो स्कूल है, मदरसा सिस्टम अलग है, एलीट स्कूल्स कुछ अलग है, मिडिल क्लास के लिए स्कूल अलग है। सिंगल नेशनल करिकुलम को आप किस तरह देते हैं? क्या ये होना भी चाहिए? हमारा माशरा इसको अब्जॉर्व कर सकता है, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर, या अगर होना चाहिए तो फिर इसकी क्या शक्ल हो सकती है और ये क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा इसमें थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच इस सेंस में है कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जब कोई चीज़, कोई फैसला किया जाता है ना, तो वो बगैर डिस्कशन के किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। अब देखिए, एकदम आता है जी सिस्टम कंबाइन हो गया, अच्छा, फिर पता चलता है जी 5th और 8th के बोर्ड एग्जाम होंगे, फिर 3 साल पता चलता है कि नहीं इसको नहीं कर रहा है, फिर पता चलता है जी 9th और 10th इकट्ठा होगा, फिर पता चलता है इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में 12 महीने हैं, पूरी दुनिया में 365 दिन है, पूरी दुनिया में 52 वीक्स हैं। आपने प्लान सिंपली ये करना है कि पूरे पाकिस्तान में आप 1 से अगस्त से क्लास शुरू होगी जी, मार्च तक स्टडी होगी, अप्रैल में आपने एग्जामिनेशन लेना है। प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग्स है और उनके टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग्स है और उनके टीचर्स हैं। आपने सेंट्रलाइज मार्किंग अपनी करवा लीजिएगा, आप बच्चों के रिजल्ट मई और जून में निकालें। पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को, बच्चों को हम प्राइवेट सेक्टर में हैं। देखें, जब हमारे साथ वाली कोई बिल्डिंग या 7 स्कूल, यहाँ पे 300-400 स्कूल्स हैं, 20+ कॉलेजेस हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी मर्जी करके बैठ जाऊँगा? तो हमें कॉम्पिटिशन में चलना चाहिए। तो जून या जुलाई में 1 महीना टीचर्स को प्राइवेट सेक्टर में विद पे छुट्टी मिल जानी चाहिए ताकि वो भी रेस्ट कर लें। तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मिल के प्लान करने की। ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग हो जाती है और उसके बाद हम उसको ट्विटर पे
या नोटिफिकेशन में देखते हैं कि ये आपका डिसीजन हो गया है। अक्सर ये है कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है छुट्टी होगी, मतलब इसको कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, दूसरा कि आपने चीज़ों को प्लान, एक चीज़ मेरी बात एक सुने, एक बंदा है उसने अपना वेट 5 साल में बढ़ाया, ठीक है, हम कहते हैं कि 5 दिन उसने इधर ही मशीनें खरीद ली हैं और आज ग्राउंड में भागना शुरू कर दिया, तो 5 दिन में वो वेट कम कर लेगा। एक सिस्टम 40-50 साल से खराब हुआ है, आप उसको 4 महीने में या 1 साल में ठीक करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सिंगल करिकुलम में आए, लेकिन आप डिस्कशन करके एक 5 years 3 years प्लान रखें और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ कैंपसेस को, कुछ सिटीज़ को उसमें रोल मॉडल बनाएं, उसके बाद इसको फाइनलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। तो सर मॉरल ट्रेनिंग की अब तो अक्सर स्कूल्स बात करते हैं कि भाई साथ रिलीजियस एजुकेशन होगी या मॉरल एजुकेशन होगी। मॉरल एजुकेशन आपके ख्याल में ये एक इजाफी चीज़ है, जिस तरह होता है कि जनाब एक जनरल नॉलेज का पीरियड होगा या एक मॉरल ट्रेनिंग का पीरियड हो गया जी मॉरल ट्रेनिंग हो रही है, या कोई साल में 2-4 इस तरह के लेक्चर्स हो गए, कोई स्पीकर्स आ गए तो ये मॉरल ट्रेनिंग हो रही है, या मॉरल ट्रेनिंग को करिकुलम के अंदर ही इनकलकेट होना चाहिए या थ्रू टीचर्स होना चाहिए? इसको आप कैसे देखते हैं मॉरल ट्रेनिंग का जो फलसफा है, इसको तो क्लियर करें। एजुकेशन सेक्टर जो है ना, बेसिकली आई हैव टू ट्रेन माई स्टूडेंट्स थ्रू माई टीचर्स। अच्छा, ठीक। मैं अपने बच्चे को डायरेक्टली ट्रेन इस सेंस में कर सकूंगा जब मैं उसके साथ कोई सेशंस कर रहा हूँ, कोई सेमिनार्स उनके हो गए, अदरवाइज डेली टीचर्स क्लास में जाएगा और उसने बच्चों को ट्रेन करना। बिल्कुल। हर क्लास में 5 to 6 एवरेज टीचर जा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास टीचर आ रहा है उसकी सिलेक्शन क्या है। क्या वो चॉइस के साथ टीचर बना कि उसको ज़रूरत थी कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, कि बाई चांस टीचर बन गया है, कि चॉइस के साथ बना। फिर क्या उसका पैशन ऐसा है, देखिए आप मेरे पास, हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपने कोई भी क्वेश्चन, आप मुझसे सरप्राइज पूछी जा रहे हैं, अब मैंने आंसर वो देना है जो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन कैसे कर लिया मेरे से। सही। टीचर ने क्लास पढ़ाते हुए फैसला करना कि कब बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ ये गाइड एडवाइस करनी है, ये नसीहत करनी है, नंबर 1। अगर इतना आसान हो जाए सब कुछ, हर बंदा एक, मतलब इंसान एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है ना, यानी एक ही इंसान है वो कितना कुछ कर जाता है 10 घंटे की वर्किंग में, ठीक है, और एक ही बंदा वैसा है जो आप 24 घंटे बढ़ाई रखें वो काम नहीं करता है। तो आपने टीचर्स ने ट्राई करना है कब बच्चे को उसका जहन मोटिवेशन का तब बनेगा। हमारा माइंड ऐसे, जैसे भी आगे माह रमज़ान आ रहा है, अब जैसे ही रमज़ान का चांद आना है तो हम सब ने ऑटोमेटिकली हमारी एक ट्यूनिंग हो गई। मैंने अपने ब्रेन से सोचा अब रमज़ान है, मैंने अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है, नमाज ऐसे पढ़नी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगा, होली कुरान की तिलावत भी करूँगा। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है हम फिर वैसे कामों में लग जाते हैं। तो जो बच्चा है उसका ब्रेन, उसमें कितने आइडियाज़ आ रहे हैं, आपका जो उसका कोच है, उसका जो ट्रेनर है और जो उसका टीचर है, उसका नॉलेज, उसका बिहेवियर, उसकी मेंटल फिटनेस, उसकी स्पिरिचुअल फिटनेस, उसकी इमोशनल फिटनेस, ये और उसकी फिजिकल फिटनेस, वो इतनी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए कि वो बच्चा अपने आप को चेंज करे। देखिए मैंने किसी को नमाज पढ़ानी है, ठीक है, तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, मैं 2 दिन उसके सामने नमाज पढ़ूंगा तो वो उसमें चेंज आ जाएगी। मैंने अपने डिसिप्लिन को उसमें शिफ्ट करना बड़ा पॉजिटिव। यानी इस पे अगर फिर टीचर्स ट्रेनिंग फिर इसी बुनियाद पर होगी, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, सिखाया जाएगा कि आपने पढ़ाते हुए ही इन चीज़ों को गैर महसूस अंदाज से भी करना है, महसूस अंदाज। देखिए मैं अब ये रमज़ान है, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर मी ना, कि मैंने 1 महीना ऐसा गुजारना है कि उसके बाद 11 महीने में वैसे गुजारूं। वो हम नहीं गुजारते, ये हमारा फॉल्ट है। इस्लाम ने हमें एक गाइडलाइन उसकी दे दी है, ठीक है। अच्छा सर, टीचर्स की तरफ से भी एक बात बड़ी आती है कि जो स्कूल्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, हमें ये तो कहती है कि भाई तरबियत भी करें, हमने निसाब भी पूरा करवाना होता है, ये भी करें, फिर फेस के इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह के मुल्क के माशी हालात हैं। टीचर अपने एंड पे कहता है कि भाई मैं क्या क्या करूँ, मेरी उसकी वो मोटिवेशन उसको कहाँ से आए। बाहर मुल्क में अगर हम देखते हैं कि भी कहते हैं कि टीचर है तो वो हर हवाले से ठीक है, तो वो मोटिवेट भी है काम करने पे। अब टीचर के एंड पे कई चैलेंजेस हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई इशूज़ है, या प्रेशर है, या स्ट्रेस है, करिकुलम पूरा करवाना है, घर के मसाइल हैं। इन सारी चीज़ों पे वैसे तो टीचिंग बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेक्चर में तो हम कहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप नस्लों को संवार रहे हैं, लेकिन फिर जाहिर है कि एजुकेशन सेक्टर जिस तरह आप कहने के यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारी तालीम की सूरत हाल है, वहीं से ही फिर अल्टीमेटली जो लोग आ रहे हैं उन्होंने टीचिंग में आना है, वही टीचर बन रहे हैं। तो टीचर्स किस तरह मतलब मोटिवेट होकर ये काम करें, या टीचर्स ट्रेनिंग किस अंदाज से होनी चाहिए कि एक बहुत आइडियल टीचर स्टूडेंट्स को, जिससे आपने नक्शा पेश किया कि टीचर की शक्ल में एक जो है वो रूहानी बाप है, एक पर्सनैलिटी अगर स्टूडेंट देखेगा तो वो उसको फॉलो करेगा, तो वो कैसे बने, वो किस तरह हो सकेगा? देखें हम दोनों सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट टीचर को सैलरी और बेनिफिट
जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं और टैक्सेस इनकम है उससे दे रही है। ठीक। तो वो उस प्लान के साथ हमारा एक अजीब सा कंपैरिजन है। हम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वाली देख रहे हैं, काम हम कहते हैं गवर्नमेंट की तरह नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, रिवॉर्ड हमें वो गवर्नमेंट सेक्टर वाला सारा मिल जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ ये जो मैं कंपैरिजन फील करता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक सेटअप ऐसा है जो जिसके प्रिंसिपल ने वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर 2000 रखा हुआ है, एक का 3000 है। तो जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक ही कैलकुलेशन होगी टीचर की फैसिलिटीज़ के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर आ गए विद द पैसेज ऑफ टाइम कि पहले एजुकेशन में इतना कंपटीशन नहीं था, उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं टीचर कंप्रोमाइज्ड होता है। लेकिन हमारे सेटअप में उसकी मिनिमम लेवल है कि भी टीचर की मिनिमम सैलरी भी होगी, एनुअल उसकी इंक्रीमेंट्स क्या मिलेंगी, ये उसका काम होगा। इतने गैप के साथ उसको छुट्टियां भी मिलेंगी, उसके मुताबिक उसने काम करना है। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर कहीं ना कहीं किसी जगह में जो प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन करता है, तो क्योंकि डिवीजन जैसे मुआशरे में इतनी ज़्यादा है तो स्कूल और कॉलेजेस में भी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसका ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया कि मैं तो मेहनत जो प्राइवेट सेक्टर में टीचर वहाँ पे कर रहा है जिसकी 50,000 प्लस सैलरी है या 70,000 प्लस है, और मैं भी उतना काम कर रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ 20,000 मिल रहा है। तो ये डिफरेंस बेसिकली जिस सेटअप में वो काम कर रहा है उस वाले से है। उसको चाहिए जब उसने अपना एक्सप्लोर कर लिया टैलेंट, तो वो अपने आप को उस सिस्टम में आजमाए जहाँ पे ग्रोथ है। इसमें उसकी सेल्फ एफर्ट और कॉन्फिडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बच्चे की बात की जाती है कि इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। फिर 21st सेंचुरी स्किल्स का आजकल कहा जा रहा है कि भाई आपने क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, आपने क्रिएटिविटी सिखानी है, आपने कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सिखानी है। ये बातें तो करने को की जाती हैं, सुनने में अच्छी भी बड़ी लगती हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ज़ाहिर है वो नंबर गेम है, आपने नंबर लेने हैं, 1100 में से 1100 लेने हैं, उस पर कंपटीशन है, उस पर जनाब एक स्कूल दूसरे स्कूल के आपस में कंपटीशन है। फिर कॉलेज में भी इस तरह है, इंटर में फिर आगे 2 ऑप्शन हैं, डॉक्टर या इंजीनियर के। तो एक बहुत रेस है और उस रेस में भी हमने रहना है और उसके साथ हमने जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है। तो ये 2 चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं या दोनों ही ख़राब होती हैं, या अगर चलानी है तो कोई दरमियानी रास्ता क्या बन सकता है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए? देखिए, आज मेरा आपके साथ ये पॉडकास्टिंग में इंटरव्यू है, तो आपने मुझे 1 वीक पहले बताया, तो मैंने प्लान किया। आज मैं कॉलेज पहले गया, फिर अपनी वर्किंग की, फिर आपके पास आया, उसको प्लान कर लिया ना, प्लान किया। तो अगर सिर्फ हम यहाँ पे मैं सिर्फ ये बातें करके जाऊँगा, लाजिम बात है ये ऑन एयर भी जाना है, ये बातें मेरे टीचर्स ने भी सुननी है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी सुननी है, तो उन्होंने कंपैरिजन करना है क्या सर की रियल लाइफ भी ऐसे है जो बातें करके आए। हमारा मसला ये है कि गवर्नमेंट जो करवाना चाह रही है, ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई ना कि हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया लिंकअप होगी ना, पता चल गया कि कंट्रीज कहाँ पे आगे चले गए, ठीक है। उस कंपैरिजन में बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली और चीज़ें देख ली। मसला ये है कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे कितनी के एफर्ट्स कर सकता हूँ। मैंने 9th और 10th सरगोदा बोर्ड के अंडर ही रहने एग्जाम, मुझे कहीं ना कहीं बच्चों को वो स्पून फीडिंग भी करनी पड़नी है, उसकी प्रेपरेशन भी करनी पड़नी है। हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी आप बच्चे पे सख्ती नहीं कर रहे, आप बच्चे को फिजिकल पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ABC स्कूल तो कर रहे हैं। मैंने मैनेजमेंट से कहा हुआ कि हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। किसी टाइम पे हम बच्चे को डांट भी लेते थे। मैं खुद जब स्टार्ट में यहाँ पे आया, बच्चे को फिजिकली भी उसको मार भी लेते थे ना, अपना बच्चा और छोटा भाई समझ के। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली एक्सेप्टेंसी खत्म हुई है। पेरेंट्स कह रहे हैं जी बच्चे को आपने टच भी नहीं करना। बच्चों के हेल्थ इशू ऐसे हैं कि आप किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर डांट देते हैं वो इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली पहले हम जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरी आपकी गुफ्तगू का फ़ायदा तब होगा जब हम उस लाइन पे चलेंगे। हमारा बीन ये होगा कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, हमारे पास टीम कैसी है, और हमने अपनी नस्ल को किस साइड पे लेके चलना, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिकली एक दौड़ लगी हुई है, उसमें हम सारे भागी जा रहे हैं। हमारा रोल ये है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, मैं तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई मुझे बुलाए तो मैं अच्छी सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो सिस्टम है उसमें मैं स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड कर सकता हूँ, अच्छा पढ़वा सकता हूँ, उनकी मेंटल फिटनेस पे, उनकी तरबियत पे काम कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कोई कमी बेशी रह जाएगी, लेकिन हमारी नीयत में और हमारे पैशन में कोई कमी नहीं है। तो सर इसमें ये सारी बातें जिस तरह भी मैंने बात की, इसी से ही लोग बातें कहते हैं कि ये सारी जो बातें हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस बोर्ड के साथ कनेक्ट रहते हुए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो नहीं सकती। दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है होम स्कूलिंग का,
कि ये बड़ी तेज़ी से इसको बात भी हो रही है, अब तो पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है कि स्कूलों कॉलेजों का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को घर में बिठाओ और वालिदैन बच्चों को घर में पढ़ाएं, तो वो बहुत ज़्यादा सीख लेगा, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये बिल्कुल ही कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे बहुत बेहतर मोहल्ले में सीख लेगा या घर में सीख लेगा। इस पर आपको क्या टेक है? देखिए, स्कूल का अपना एक इम्पैक्ट है। मैं जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं घर में पढ़ता हूँ, उसमें फ़र्क है। ठीक है। मैं एक क्रिकेट घर में खेलता हूँ, एक ग्राउंड में खेलता हूँ, इसमें फ़र्क है। एक बच्चा स्कूल कॉलेज में गया, बेसिकली हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि हम सीखते कैसे हैं जब हम ज़्यादा लोगों में होते हैं। एक बच्चा जब स्कूल कॉलेज में गया, उसने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखी, सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना। तो अगर वो ठीक मे भी हो सकता है, कुछ पेरेंट्स बड़े अच्छे पढ़े लिखे होंगे, हमारे एक दो दोस्त भी हैं, उन्होंने इस पे वो कर भी रहे हैं, तो उनके बच्चे लाहौर में वो खुद पढ़ा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है और उनकी वाइफ और वो दोनों बहुत कमिटेड है। लेकिन आप पहले देखें क्या हमारा लिटरेसी रेट ये है कि जो पेरेंट्स जो बच्चे को सुबह साफ यूनिफॉर्म पहना के नहीं भेजते हैं, जो बच्चे को लीव्स करवा रहे हैं, जो अपने बच्चे की फीस देते हुए टीचर से और प्रिंसिपल से लड़ने आ जाते हैं, तो आप इसमें मेरा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिकल है ही नहीं प्रैक्टिकेबल ना। बहुत सारी चीज़ें सुनते हुए अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम ब्रेक डाउन किया जाए ना, सिर्फ इसका ये कॉन्सेप्ट के बच्चा घर रहेगा तो एक्सपेंस नहीं आएगा। देखिए मेरी बात सुने, एजुकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है। और एनवायरनमेंट में मैं इसलिए नहीं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, देखिए हम तो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के आए, हमने इसको कंट्रीब्यूट ये किया कि यार हमारे ज़िम्मे काम है, हमें उसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। वो नीयत अल्लाह ताला जानते हैं, हमारी सोच में हमने डिलीवर कैसे किया और हमारा स्टूडेंट भी वो समझता है। तो ये एक हम सारी चीज़ें बाहर से कॉपी करके कर ही नहीं सकते हैं। हम यानी एक लीडरशिप का ये भी असूल है कि आप अपने पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक परफॉर्म करें। ठीक है। ये आपकी बात आइडियली बहुत अच्छी लगती है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली हो गया तो हर बच्चा सुबह उठेगा। कोरोना के दिनों में आप कंपैरिजन करके बताएं कितने बच्चे घर में पढ़ते थे, घरों में पढ़ा। अल्लाह ताला ने वो भी हमें एक टेस्ट केस ही किया। बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस 100% ली और उस फेज के बाद हमें पता चला जो बच्चे वो 2-3 साल पढ़ के नहीं आए, तो ये जो करंट रिजल्ट आपके मैट्रिक एग्जाम के आए वो एकदम ग्राफ देखें कितना नीचे चला गया। अच्छा सर, अभी ये क्रिटिकल थिंकिंग की हमने भी बात की है। कहा जाता है कि हमारा सिस्टम रट्टा बेस्ड है, चीज़ें रट के याद करनी पड़ती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चे की डेवलप ना हो तो आगे चल के भी फिर वो कलर की बनता है या फॉलोअर ही बनता है, लीडरशिप उसमें डेवलप नहीं होती। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी या इस तरह की चीज़ें या रेशनैलिटी या चीज़ों को रेशनली सोचना, क्रिटिकली एनालाइज करके कोई डिसीजन लेना, ये बच्चों को एज अ टीचर हम अपने स्कूल्स कॉलेजेस में किस हद तक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप और मैं प्राइवेट सेक्टर में इस पे वर्क कर भी रहे और करवा भी रहे हम, लेकिन हम इसको सिर्फ चंद बच्चों को एग्जाम्पल बना के देखते हैं कि सब लोग बच्चे क्रिएटिव नहीं है या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो करिकुलम हमने कैरी कर रहे हैं या बच्चों की जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है उसमें सारा बच्चा तो ये सीख रहा है, लेकिन एक रियलिस्टिक एनालिसिस में फिर ये कहूँगा, क्या सारे बच्चे क्रिएटिव हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। क्या सारे क्रिटिकल एनालिस्ट हो जाएंगे? क्या इस मुल्क में सारे राइटर बन जाएंगे? क्या यहाँ के सारे क्रिकेटर होंगे? तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन बड़ी लो होंगे। मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। मुझे कोई कहे कि सर शौकत अच्छे डॉक्टर नहीं है, अभी मैं मेडिकल पढ़ा ही नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर आपको वाइस चांसलर होना चाहिए। अच्छा। सर आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैंने पॉलिटिक्स की नहीं। मैं वाइस चांसलर कैसे हो सकता हूँ, मैंने PhD नहीं की हुई है। तो ये ना हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बेसिकली। बहुत इस मुल्क में बहुत अच्छा भी हो रहा है। देखें, इस मुल्क की ग्रोथ देखें, 27-28 करोड़ लोग हैं हम लोग, ठीक है। लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के पास अच्छे घर हैं, लोगों ने ग्रो किया, लोगों ने जो बिज़नेस किए या जो ग्रोथ की इसी मुल्क में की। हमें थोड़ा सा ना ऐसे ही हम अनकॉन्शियसली ना कहीं पाकिस्तान को ना इतना बुरा है नहीं जितना हम कहना शुरू कर देते हैं। तनकीद करना मुल्क पे बिला वजह, जो ग्रो कर जाता है वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है, जो नहीं ग्रो करता वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। तो चीज़ों को, यानी मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं देखूं तो जब मैंने स्टार्ट किया एजुकेशन के बाद तो मैंने ग्रो नहीं किया। आपने जब अपनी स्टार्टिंग लाइफ से किया और आज आप देखते हैं तो आपने ग्रो नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने ग्रो नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने ग्रो नहीं किया।
हम सब लोगों ने इसी मुल्क में रहकर बहुत ग्रो किया हुआ है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है और हम शुक्र करने को तैयार नहीं है। तो सर हमारी सोसाइटी में वैसे बाहर देखा जाए तो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ का बड़ा कल्चर है, एक दूसरे से डायलॉग करके प्रोफेशनल्स बैठ के एक दूसरे से सीखते हैं। पाकिस्तान के ओवरऑल कल्चर की भी बात की जाए और एजुकेशन सेक्टर में भी राइवल्री हैं, राइवल्रीज आपस में चेंज की, स्कूल चेंज की या कॉलेजेस की, कि भाई आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और फिर वो राइवलरी तक है, वो उनके स्टूडेंट्स खींच रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स खींच रहे हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर अब एग्जिस्ट करता है, कोई भी रियलिटी है, उसके ज़ाहिर कुछ नुमाइंदगान है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को मिल बैठ के आपस में डायलॉग करके कुछ चीज़ें उनसे सीखी जाएँ, कुछ चीज़ें इनसे सीखी जाएँ? हमारा ये होता है कि जो मेरे पास है वो कहीं रात उसको ना पता चल जाए, जो उसके पास है वो कहीं मिले। तो अगर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का एक कल्चर इस पाकिस्तान में नए ट्रेंड्स हमने लाने हैं, शुरू किया जाए, तो क्या ये कैसे होगा और इसको कौन करेगा? आप इनिशिएटिव लिया ना, आज मुझे बुलाया है। आपको चाहिए कि सरगोदा में जितने लोग एजुकेशन में प्रिंसिपल है उनके इंटरव्यूज़ करें। एक तो आपको पता चल जाएगा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का, एक पता चल जाएगा उनकी क्रिएटिविटी का, और एक पता चल जाएगा कि वो कंट्रीब्यूट सोसाइटी में कितना कर रहे हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके पास आना चाहिए। आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सोसाइटी की वर्किंग है। हमारे यहाँ एक घर में 4-5 बहन भाई हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते हैं, दोस्त एक दूसरे से अलाइन नहीं होते हैं, तो आप पूरे मुआशरे को कैसे अलाइन कर सकते हैं? ये काम तब शुरू होगा जब हमें एक्सेप्टेंस, पेशेंस और एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का हमारा टॉलरेंस लेवल हो जाएगा। हम इसमें किताबी लेवल तक तो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हमें मसला आता है ना ग्राउंड रियलिटी में करने की बारी, तो हमें उस वक्त हम बहुत पीछे चले जाते हैं अखलाकी तौर पे। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझे आज बुलाया तो आप एक एक इंटरव्यू सबका करें, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स का, ओनर्स का, वाइस प्रिंसिपल्स का, तो आपको जजमेंट हो जाएगी कि ग्राउंड रियलिटी पे एजुकेशन कैसे चल रही है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात। अच्छा सर, नया दौर है, सोशल मीडिया आ चुका है, कहा जाता है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। हम 30 सेकंड का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, स्नैपचैट स्टोरी 15 सेकंड की होती है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी 1 मिनट की लगती है, हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करके आगे जा रहे हैं। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, ज़्यादा देर हम बात सुनना नहीं चाहते। अब ज़ाहिर है कि अब ये जो बच्चे हैं 2010 के बाद जो बच्चे, इनको कहा जाता है ये जनरेशन अल्फ़ा है, ये बहुत ज़्यादा टेक सेवी जनरेशन है। टीचर को ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ रहा है अब इस टाइम स्कूल में जो 30 सेकंड की वीडियो देखने को तैयार नहीं है, उसने 30 मिनट का लेक्चर देना है। इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ख्याल में टीचर को नई जनरेशन को पढ़ाते हुए कोई चैलेंज फील हो रहा है? 10-15 साल पहले बच्चे और तरह थे और अब और तरह है, और अगर और तरह है तो क्या कोई डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास? नेचुरली ये अब बच्चा जो इतना फास्ट हो गया है, अब अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आप प्रेशर से उन्हें डांट के पढ़ा लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी सारी लर्निंग अब एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है, आप स्लाइड सिस्टम में आप ज़्यादा कंप्यूटराइज उनको वर्किंग भी करवाएं, फिर उनकी प्रेजेंटेशन में उन्हें इन्वॉल्व करें, अपने सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी भी तकरीबन एक साल में 300+ आवर्स के लेक्चर बच्चों को देता हूँ। अच्छा, मुझे एक दिन फील नहीं हुआ कि कोई बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, और मैं सारे लेक्चर उन्हें ज़ुबानी दे रहा होता हूँ, कोई मैं स्लाइड्स पे नहीं वर्क कर रहा हूँ। और उन्हें मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग का, कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव है। उसमें तकरीबन अगर मेरा लेक्चर हुआ है ना 45 मिनट का 1 आवर का, तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, बच्चा जो इंटरेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा है, वो तकरीबन 2 घंटे के होते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें समझता हूँ कि सब बच्चों को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आप बच्चों से डायरेक्टली मिलेंगे तो चंद एक बच्चों के मसाइल हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत पॉजिटिव, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हमारे सिस्टम सिर्फ बेहतर हो जाए तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है यहाँ पे, बड़े टैलेंटेड टीचर्स हैं। देखिए, हम इतने सालों से मैं एजुकेशन चला रहा हूँ, तो सारी क्लासों में मैं तो नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तकरीबन मैंने ये तीनों इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन 150 पोजीशंस ली हैं। तो यहाँ के टीचर और बच्चों ने ली ना। यहाँ पे तकरीबन मैंने कोई 7-8,000 टीचर ट्रेन किया। यहाँ पे मैंने इसी शहर में 65 प्रिंसिपल प्रमोट किए। तो सही तो है, मैं तो समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव है। यही बच्चे थे ना। अच्छा, कितने बच्चे जो है किंग एडवर्ड गए मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गए। अच्छा जी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में गए। तो ये सारे बच्चे लायक थे तो वहाँ तक पहुँचे ना। तो हम इसको ये बिल्कुल ये कहें कि जी मुल्क है बहुत अच्छा है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ फ्लॉज हैं, उसको कुछ गवर्नमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ मेरे लेवल पे हैं, कुछ टीचर के लेवल पे हैं, कुछ पेरेंट्स के लेवल पे हैं, कुछ बच्चों के लेवल पे हैं।
तो उसको अगर मिलके थोड़ा थोड़ा आहिस्ता मैं अपना रोल अदा करूँ, आप अपना रोल अदा करें, तो एक बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक बात की जाती है जो आज का बच्चा है ना बड़ा बदतमीज़ हो गया, जनरेशन बड़ी बदतमीज़ हो गई है। और अच्छा, हमें हमारे बड़े कहते थे कि हम तो बहुत ऐसे थे, तुम बहुत बदतमीज़ हो, और फिर ये तो शायद पीछे से कोई चेंज चली आ रही है। ये जो आज की जनरेशन है जिसको बदतमीज़ कहा जाता है या उस्तादों का अदब नहीं करते, या वो बात नहीं रही, इसमें मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर उस्ताद बन के दिखाए तो हो सकता है कि ये बच्चे मुअद्दब भी होंगे। लेकिन ये जो ओवरऑल इस जनरेशन पर इल्ज़ाम है बात नहीं मानने का और बदतमीज़ी का, ये किस हद तक ठीक है, और इसकी अगर ठीक है तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखिए मेरी बात सुने, मुझे 26 ईयर्स एजुकेशन में हो गए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं अभी भी इस शहर में तकरीबन, मैं आपको पहले भी कोट किया, तकरीबन 24 सालों में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स मुझसे पास आउट हुआ। सब अपने पेरेंट्स जितनी मेरी इज्जत करते हैं। जिस लड़के लड़की से मैं कभी मिला हूँ, ये देखे ना, आपने इम्प्रेस ही नहीं किया हुआ बच्चे को, इंस्पायर नहीं किया, आपने इंस्पायर ही नहीं किया हुआ है, तो ये उस टीचर का हो सकता है। दूसरा, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है, बच्चा बदतमीज नहीं हुआ, बच्चा लॉजिकल हो गया। सवाल करना बदतमीजी लगता है। हाँ, ये नहीं, बच्चे का राइट है क्वेश्चन करना। अच्छा, दूसरा ये है कि पहले क्या था, टीचर ने अगर उससे मजाक किया, बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता था, चुप कर जाता था। अब अगर टीचर कोई बात करता तो बच्चा आगे से रिस्पॉन्स करता, और यही पेरेंट्स के साथ हो गया। हम जब छोटे थे तो पेरेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली या इतना फ्रैंक नहीं लेवल था। अब जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो वो उसी कॉन्फिडेंस में कई दफ़ा टीचर के साथ बात कर लेते हैं। टीचर कहीं ना कहीं उसको बदतमीजी कहना शुरू कर देता है। मैं इसको लाइन करूँगा कि ये बच्चे को क्रिटिसाइज करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। वो अगर लॉजिकल है तो उसका सवाल सुने, उसको आप सेटिस्फाई करें, ना कि आप उस पर लेबल लगा लें कि बच्चे बदतमीज हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े ओबीडियंट बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बड़े अच्छे बच्चियाँ छोटी क्लास में होते हैं, बड़ी अच्छी फैमिली की तरबियत है। मैं कई दफ़ा जो बच्चे हैं, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो मुझे कई बच्चियों को देखकर कई दफ़ा मैं बच्चों के यूनिफॉर्म, हेयर कटिंग उस हवाले से देखता हूँ, तो जो बच्ची मुझे साफ़ नज़र आते हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, ये तुम्हारी मदर का कमाल है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो ये सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। कोई बच्चा एक आधा ऐसी कर सकता है वायोलेशन, लेकिन क्योंकि 30-40 की क्लास होती है ना, तो उसमें कोई एक बच्चा ऐसी वायोलेशन करे तो लगता है पूरी क्लास ही ऐसी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे लॉजिकल ज़्यादा हैं, सिर्फ उनके साथ प्यार से बात करने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है, और उन्हें अपने साथ अटैच करने की ज़रूरत है। तो सर, जो आजकल के बच्चे हैं, अब तो सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्टून्स आ गए हैं जो ABC सिखा रहे हैं, अलिफ बे पे सिखा रहे हैं, बहुत ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें आ चुकी हैं। अब बच्चा मल्टीपल टाइम्स एंगेजिंग चीज़ जो है वो यूट्यूब पर अगर देख रहा है, और बच्चा आज का समझदार भी बड़ा है, वो तो बहुत बेहतर तरीके से मोबाइल यूज़ करना जानता है। मॉन्टेसरी लेवल पर आके शायद टीचर उस लेवल की चीज़ नहीं कर पा रहा जो उसे मोबाइल या यूट्यूब पर दस्तियाब है, बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग के सारे मटीरियल दस्तियाब है। तो क्या चैलेंजेस पेश हैं मॉन्टेसरी लेवल पर जो अब बच्चे आ रहे हैं? क्या ये पहले बच्चों से इनको पढ़ाने का तरीका फ़र्क है, और ये जो बच्चों को बहुत एंगेजिंग अंदाज से घर में मटीरियल दस्तियाब है, तो टीचर उस चीज़ को कैसे कोप करता है? देखिए, इसमें ना हर इंस्टीट्यूशन की अपनी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज है, इसमें आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरे जितने रिसोर्सेज होंगे मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, सही, लेकिन एक सेटअप ऐसा है जो जिसकी फैसिलिटीज़ या मुझसे कम है, वो मेरे जितनी फैसिलिटीज़ नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको इससे अगर कंपेयर करूँगा तो ये इलॉजिकल है। इसी तरह लाहौर का एक सेटअप है, इस्लामाबाद का एक सेटअप है, मैं जब अपना कंपैरिजन उससे करूँगा तो उसकी रिसोर्सेज में और टीचर ट्रेनिंग में फ़र्क आ गया ना। देखें, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जैसे बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली टीचर तो मेरे आप जैसा ही है ना, लेकिन उसकी ग्रूमिंग वहाँ पे हुई, उस इन्वायरमेंट पे हुई, तो वो कहते हैं वो टीचर बड़ा लॉजिकल है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है। तो बेसिकली उस इन्वायरमेंट में और उस तरबियत ने उसको वैसा कर दी। ठीक है। तो आप देखें ना, जो बंदा जिस माहौल में पैदा होता है, जिस माहौल में बड़ा होता है, उसकी अप्रोचेस भी कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए वैसी हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स का जो ये डिफरेंस आप कह रहे हैं, तो हर स्कूल अपने अपने लेवल पे इस पे एफर्ट कर रहा है, लेकिन ये डिफरेंस ये क्यों, आपने क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल्स है, इसमें ये फ़र्क सिर्फ रिसोर्सेज का और वो टीचर्स का है जो उनको गाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात, आजकल बड़े स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पर ना, ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि जी बच्चे को अगर आप मारोगे तो बच्चे के दिमाग पर या उसकी पर्सनैलिटी पर ऐसे असरात हो जाएंगे कि फिर वो जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, भाई बहुत बुरे असरात होंगे। और ये एक आजकल के पेरेंट्स जो है, जेन ज़ी जब से पेरेंट्स बनी है, तो ये बच्चों की इस बारे से बड़ा कंसर्न भी बड़ा है। बच्चे फिर ज़ाहिर है वो ज़िद भी बड़ी करते हैं, उनके अंदर मोबाइल यूज़ करके वो एग्रेशन और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें भी हैं।
हमने ये देखा है कि जब हम बड़े हुए या हमसे जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने तो बड़ी मारें खाई हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन बच्चों को हमने शायद सुना है तो हमारे दिल में खौफ है कि मारने से बहुत बुरे असरात हैं, और बच्चे को मारना किस हद तक ठीक है किस हद तक नहीं ठीक, छोटी उम्र में बिल्कुल। हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमारे टीचर हमें मारते थे। अच्छा, जब वो हमें डांटते या मारते थे हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते थे। अब एक कल्चर मीडिया इतना हो गया, टीवी ड्रामास इतने आ गए, और कुछ केसेस ऐसे हुए जहाँ पे किसी टीचर ने बड़ा ही सख्त किस्म से ऐसा किया। तो मुझे लगता है अब जो बच्चा या बच्चियाँ अब स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अब आपको बातचीत से, डिस्कशन से, इंटरेक्टिव होके उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मारने का या डांटने का ताल्लुक है ना, इस्लाम कहा कि जी 7 साल का बच्चा नमाज ना पढ़े उसको मार लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जान से मार देना है, उसको गाइड करना है, और थोड़ी सी सख्ती पेरेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे की ग्रूमिंग देखें, अच्छा जो प्लेयर है उसका कोच स्ट्रिक्ट है तो वो अच्छा प्लेयर। ठीक है, आप देखें जो आप पेरेंट्स या टीचर जो जहाँ पे सख्ती रिक्वायर्ड है वो उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सख्ती करते हुए अच्छा पर्सनालिटीज़ में भी फ़र्क है। मेरा भाई मुझसे डिफरेंट है, एक सेंसिटिव होगा, एक एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पेरेंट्स को और टीचर को क्लास में ये फ़र्क रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा डांट बर्दाश्त कर सकता है। कई बच्चे कर लेते हैं, कई सेंसिटिव होते हैं, तो उसके मुताबिक यानी हम जो टीचर हैं हमारी रिफ्लेक्शन पेरेंट्स की वाली होनी चाहिए कि हम जैसे अपने घर में अपने बच्चों को देख रहे हैं, इसी तरह मैं पूरे स्कूल में मेरे पास 6000 स्टूडेंट है, तो मैं ये सोचूं जैसे मेरा बेटा बेटी इसी तरह ये है, तो मुझे उन्हें गाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब हम इस सेंसिटिविटी में चलेंगे तो बच्चों के हमारे साथ गैप्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल अहम बात है। अच्छा सर, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की आजकल हर स्कूल क्लेम करता है जी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा, फिर एक बात ये भी की जाती है कि आजकल हर माँ की बड़ी कोशिश है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाऊं, वो बच्चा बचपन में बोले, और फिर वो जितनी को उसे इंग्लिश आती है वो उतनी को उसको सिखाती भी है, आधी इंग्लिश आधी उर्दू। एक बात तो ये की जाती है कि मदर लैंग्वेज से बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए, उसकी मिक्स लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए, मदर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह। फिर ज़ाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो है बड़ी ज़रूरत है, और स्कूल्स कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लोगों की बड़ी ख्वाहिश है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराएं। इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और मदर लैंग्वेज बचपन में क्या बच्चे को किसी नई लैंग्वेज पर फोर्स करना और उसकी अपनी मदर लैंग्वेज पे उसको, या कम से कम ये कहना कि ये उसने अच्छा काम नहीं किया या इनकरेज ना करना, ये कैसा है? देखिए, हमारे यहाँ जो स्पोकन इंग्लिश है ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल। ठीक, अब इंग्लिश बोलना जो है ना, इट्स अ कम्युनिकेशन। यानी मैं बच्चों से जब कभी क्लासेस इंटरेक्टिव सेशन होता है तो मैं उन्हें कहता हूँ दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, आपने इसको लर्न करना है फॉर योर नॉलेज, फॉर योर कम्युनिकेशन। इट डजेंट मीन इफ़ यू कैन स्पीक प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। नो, इट्स अ कम्युनिकेशन। मुझे ये लगता है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि हम एशिया में हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, ठीक है, हमने इस लैंग्वेज को सीखना है अपने लर्निंग एटीट्यूड के लिए। अच्छा, आप यहाँ से कोई स्टूडेंट चला जाए जर्मनी तो वो जर्मन सीखेगा ना। आप जिस कंट्री में जाएंगे उसकी लैंग्वेज आपको पता है। अब पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन ज़्यादा क्योंकि इंग्लिश इंडिया वाले से है, तो बच्चे को ये आपको ज़रूर सिखाना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरा आपने सिस्टम तो नहीं कॉम्प्लेक्सिव कर लेना। अब मेरे पास एक पेरेंट्स आए, वो कहते जी मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता। मैंने कहा आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? कहते जी। मैं क्या आपके फादर इन लॉ इंग्लिश बोलते हैं, आपकी मदर इन लॉ बोलती है, आप दोनों मियाँ बीवी बोलते हैं, आपके घर। अब एक बहुत बड़ा एक फ़र्क जो आ गया ना, जो हम टीवी ड्रामास में देखते हैं या चंद फैमिली से इंस्पिरेशंस ले लेते हैं। अब एक बच्चा जब स्कूल में आया, उसने घर वैन पे या ड्राइवर के साथ जाना है, क्या ड्राइवर भी इंग्लिश बोल रहा है? तो पंजाबी बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद उस पर असरात जो जिस उसके नेबर्स हैं, क्या वो इंग्लिश बोल रहे हैं? जब वो घर में गया तो क्या इनके कज़न, बहन भाई, चचा, सारे रिलेटिव्स इंग्लिश बोल रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। जिसने सीखना वो इस माहौल में भी सीख जाएगा, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना लेना। और जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है, वो पंजाबी में एक वो उसमें वो कह रहा था कि मोहब्बत का और सख्ती का मज़ा पंजाबी में आता है कि आप जब अपनी लैंग्वेज, यानी मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, हमारी लैंग्वेज जब छोटे थे तो फिर वो थी, लेकिन पंजाबी एक बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज ही मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आप उसको सख्त लेवल पे बोलेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें लैंग्वेज की वजह से कॉम्प्लेक्सिव नहीं होने चाहिए। आप देखें पंजाबी अदब में कितने इंटेलेक्चुअल लोग थे, आप देखें अरब में कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप देखें उर्दू में कितने अदब में लोग स्ट्रॉन्ग हैं, इसी तरह आप इंग्लिश में। तो हर लैंग्वेज में उसकी जो कम्युनिकेशन है, हमें किसी ज़ुबान को लेट डाउन नहीं करना चाहिए कि
किसी की वजह से कोई सुपीरियर हो जाएगा या लेट डाउन हो जाएगा। हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट आज के दौर में आपकी इंग्लिश जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत स्ट्रांग है और ये होनी चाहिए। आपने पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना। सर अगर तरबियत की बात की जाए बच्चों की, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों की एक्सेस में है, बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं। पहले ये है कि गुनाह जो है वो बहुत एक्सेस में आ गया, आसान हो गया, ठीक है। फिर जाहिर है कि सोशल मीडिया से कनेक्ट होके हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत इंस्पायर करते हैं और फिर वो हर तरह की उल्टी सीधी हरकत करते हैं, नौजवान उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं। फिर हम अगर एजुकेशनल तालीमी इदारों की बात करें तो यहाँ पर ये बात की जाती है कि ये सारा साल तरबियत भी करते हैं और ये कभी नाच गाना भी करवा देते हैं। तो जो सारी तरबियत होती है वो नाच गाना, फिर ऊपर से ही पैगाम आ रहा है कि ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितना अपना रोल इसमें अदा कर सकते हैं बच्चों की तरबियत में? और जो चैलेंजेस सोशल मीडिया के बाद आ रहे हैं बच्चों को, ज़ाहिर है नौजवान बच्चा है और बिलखसूस आप ये फेस करते हैं कि मैट्रिक इंटर तो एक ऐसी एज है कि जिसमें बच्चा जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इन सारे एथिकल इश्यूज़ को डील करने का क्या तरीका है और फिर इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया का अपना रोल उसकी रोशनी के अंदर, और फिर एजुकेशनल इदारे इसमें पॉजिटिव रोल क्या ज़्यादा प्ले कर सकते हैं, उतना नहीं कर रहे, या उनकी अपनी मजबूरी है? देखिए, जो हमारी नई जनरेशन है ना, वो स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है, अच्छा वो म्यूज़िक में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, मैंने महफिल नात का प्रोग्राम करवाया। अब हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जब हम कभी कोई कॉन्सर्ट या कोई ऐसा इवेंट करवाते हैं ना, उसमें चंद लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट या इस तरह से नेगेटिव सेंस में कहते हैं कि जी बच्चों की तरबियत ऐसा फ़र्क आ गया। लेकिन जब वहाँ पे महफिल नात करवाया जाता है, जब ऐसी फिटनेस एक्टिविटी करवाई जाती है, उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। ठीक है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये सारा दिन ही कोई म्यूज़िक चल रहा होता है तो बच्चों को वो करवाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जब अब एक सोसाइटी में ना उसकी कुछ इंजॉयमेंट है, ठीक है, अच्छा वो चाहता है कि थोड़ा सा जब मैं सारे दोस्तों के साथ हूँ या मैं कॉलेज या स्कूल में आया हूँ तो मेरी गेम्स के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसका एक लिमिटेड पोर्शन तो होना चाहिए, लेकिन फुल फ्लैज तो नहीं है ना। देखें, आप और मैं सेटअप एजुकेशन का हम चला रहे हैं, क्या हम रोज़ एक्टिविटी करवा रहे हैं? पूरे साल में तकरीबन बच्चे को मैक्सिमम पढ़ाया जाता है। ये इवेंट पूरे साल में यानी स्पोर्ट्स का हो गया, आपका कोई, मैंने इस दफ़ा स्टूडेंट्स की क्वालिटी नाइट का एक इवेंट करवाया और मैंने देखा कि वो तसव्वुफ में बच्चों ने ज़्यादा इंजॉय किया, उसको उन्होंने ज़्यादा इंजॉय किया ना, बैठ के आराम से अपना साथ उनके हमने एक डिनर रखा हुआ था, उन्होंने उसको भी इंजॉय किया। सोसाइटी में क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ों को मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत है, यानी मैं कोई बात करूँगा तो दूसरा उसकी लॉजिक देने के बजाय उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। तो एजुकेशनल इदारों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बहुत बॉयज़ के फंक्शन सेपरेट होते हैं, गर्ल्स के सेपरेट होते हैं, हर इवेंट ही सेपरेट होगा। मुझे सरगोदा में मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूशन कंबाइन इवेंट्स ऐसे करवा रहा है। तो उस इंजॉयमेंट में बच्चे कई दफ़ा अपनी इंजॉयमेंट के लिए उसको एक कॉलेज के हवाले से कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम कि हमने लाजमी वो करवाना है। इस ऑप्शन कोई बच्चे कोई कॉलेज करवाते हैं, कोई स्कूल करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। अच्छा, सर इसमें अल्टरनेटिव बड़ा हो सकता है, मिसाल के तौर पर बच्चों को कोई चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी हमारे इदारे में, तो सेलिब्रिटी तो बाबर आजम भी है, कोई क्रिकेटर भी है, वो भी तो आ सकता है। इसी तरीके से और बड़े बड़े नाम है, आप तो यूट्यूब पर बुलाया भी जाता है, बुलाया भी जाता है। ट्रेनर्स हैं, कई दफ़ा आपकी बच्चों की एजुकेशनल के, मेरे पास यहाँ पे एक यूथ क्लब के हवाले से शेख आतिफ साहब उन्होंने बड़ा अच्छा सेशन किया, तो स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन क्योंकि पूरे इंस्टीट्यूशन में एक पूरी वर्किंग चल रही है, हम कोई एक चीज़ उसकी पिक करके पूरे सिस्टम को उसमें विजुलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में कुछ एक दो बातें करके फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं। हमारा जो नौजवान है, बिलखसूस यूथ, बड़ी मायूस है और अक्सर ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क से जाएँ, बाहर जाके सेटल हों। इसमें एक तो ये बताएं कि इस मायूसी को, इस तरह के हालात में आप किस तरह देखते हैं? नौजवानों के लिए, यूथ के लिए क्या पैगाम होगा? और बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके सेटल होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मुश्किल वक्त में आपका मुल्क, आपकी माँ है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को, ये जज्बाती बात है, या आप इसको देखते हैं कि नहीं जी बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके सेटल भी होना चाहिए, ये भी ठीक है, और इधर रह के भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है? इस मायूसी को और इस मुल्क के हालात को देखते हुए नौजवानों के लिए आपको क्या पैगाम? देखिए, मसाइल तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं और शुरू से ही काफ़ी चीज़ों के, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उसमें आ गए हैं। जो स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं, बाहर जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, आपसे इसने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना चाहिए। ठीक है, अब इस सेंस में जो बच्चा वहाँ पे जाता है और उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी हमारे कई दोस्त हैं वो बाहर गए और वो वहाँ पे सेटल भी हो गए, लेकिन कुछ लोग थे, दोस्त थे जो बाहर गए, उन्होंने एजुकेशन की और फिर वो वापस पाकिस्तान में आ गए। हमें ना एक इन सारी बातों से ज़्यादा ना एक एक्शन करने की ज़रूरत है।
हमारी बेसिकली बातें ज़्यादा है, एक्शंस कम है। अब मैं इस मुल्क में हूँ तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, मुझे यहाँ पे इस मुश्किल हालात में सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है, जो नई जनरेशन है उसमें जो बच्चा समझता है मुझे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिसोर्सेज की वजह से, चाहे स्कॉलरशिप की वजह से, चाहे वो क्या वो इतना अच्छा लायक है कि उसे बाहर की यूनिवर्सिटी ने कॉल किया, वो पढ़ने के लिए जाए, उसके बाद वो डिसाइड करे। मुझे नहीं लगता है जो इस टाइम पे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन मुल्की हालात अगर थोड़े से मसाइल आए हैं तो हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी इंशाल्लाह आएगी ना। हम सब इतने लोग हैं तो कोई ना कोई तो हमारा अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि सब लोग, सारे लोग तो गलत काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी तो कर रहे हैं। तो जब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे तो इसी मुल्क में जब स्टेबिलिटी आएगी तो वो लोग वापस भी आ जाएंगे। थोड़ा सा गवर्नमेंट को ट्रस्ट देने की ज़रूरत है। मेरे पास देखिए ना, हम जब एडमिशन्स करते हैं तो कोई पेरेंट्स आकर हमारे ट्रस्ट पे अपने बच्ची को दाखिल करवाता है, तो हमारी गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी कब होगी, लोगों को ट्रस्ट भी दे। अगर ये बाहर जाना बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ये सोच के जाना कि मैंने वापस इस मुल्क में नहीं आना है या डिप्रेशन में जाना, इस पे मैं समझता हूँ क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होना चाहिए। तो लोग जाएं बाहर, काम करें, सेटल्ड भी हों, लेकिन उसका भी हमारे मुल्क को फ़ायदा। जब बाहर जाएंगे फॉरेन रेमिटेंस इधर आएंगी, लोग, हमारे मुल्क की भी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर ये डिप्रेशन मायूसी वाली एक फ़िज़ा तो ग्राउंड रियलिटी पे है, मैं ऐसे ही कह दूँ कि नहीं है, क्योंकि हम रोज़ पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जब हम जॉब ऐड देते हैं तो अगर सीट्स हमारे पास सिर्फ 50 हैं तो कम से कम 6-7,000 आपके पास सीवीज़ आए होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक तो ये बात बता दें कि आज का नौजवान जो है, आज की यूथ है, अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ होना, इस ज़िंदगी का मकसद क्लियर होना, पाकिस्तान का मकसद क्या है, एक बच्चे के लिए अपने एजुकेशनल कैरियर को परसू करते हुए ये कितना अहम है कि मैं तालीम किस लिए ले रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये बात कितनी अहम है एक यूथ के लिए। और अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जो रिलीजन का जो रोल है ना, वो ये होता है कि बच्चा पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना, हाँ ठीक है, नमाज़ पढ़ता है वो भी अच्छी बात है, उसको अच्छी बात की हद तक रखा हुआ है, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ पे हमें पेरेंट्स की तरफ से भी, इदारों की तरफ से बड़ा जोर नज़र आता है। कामयाब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आप एक नौजवान के लिए आपके क्या पैगाम होगा कि कामयाबी क्या है? देखिए, मैंने जब इस्लाम को देखना ना, देखिए हम जब मुसलमान को देखते हैं तो हम कहते हैं यार भाई हमने इस्लाम को देखना है, ठीक है ना, ये परफेक्ट भी है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, वीकनेसेस मुस्लिम हम में है, हमें कमी है ना। तो इस्लाम ये नहीं कि मैं जब नमाज़ पढ़ूंगा तो मैं नेक हो जाऊंगा। उस टाइम पे मेरे सारे दिन के मामलात क्या हैं उसको मैं कैसे देख रहा हूँ। मैं जब किसी बच्चे से फ़ीस ले रहा हूँ तो मैं उसको कुछ और बता के कुछ और चार्ज तो नहीं कर रहा। मैंने जब किसी टीचर को सैलरी देनी है तो मैं कुछ उसको डिफरेंस तो नहीं इस पर क्रिएट कर रहा। मैं अपने डेली मामलात में क्लियर हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं इंसाफ से चल रहा हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखें, हमने सिर्फ इस्लाम को समझ लिया, मैंने अगर नमाज़ पढ़ ली है, रोज़ा रख लिया है, और मैं सिर्फ मेरा एक अपेयरेंस ऐसी हो गया कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। आपके मामलात का नाम, ठीक है ना, यानी जिसने अपने वादे की पासदारी की, जिसने मिलावट नहीं की। देखें ना, कई कौमों पे जो जब हम कसुल कुरान या कसुल अंबिया पढ़ते हैं तो शुएब की कौम पूरा ना तोलने की वजह से ऐसे है। तो अगर हम उन कौमों का देखें तो ये छोटी छोटी कमियां थी जो मिक्स होके हमारी सोसाइटी में सारी हैं इसमें। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा रिव्यू करने की ये ज़रूरत है कि हम जो रिलीजियस एक इम्प्रेशन ऐसा आ गया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है वो इम्प्रेशन बहुत ही सीरियसनेस का दे रहा है, यानी उसने बड़ी स्ट्रिक्टनेस से शो करना है कि यानी हमें बच्चों को प्यार से मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनके मामलात कैसे हों, उनकी डेली लाइफ कैसे हो। अच्छा, वो अपने आप को, यानी मैं फिटनेस में बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप फिजिकली फिट हो गए तो नमाज अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नमाज में भी फिजिकल फिटनेस का दरस है, वक्त की पाबंदी का दरस है, और इतनी रिसर्च अब हो गई है तो जितनी हम नमाज पढ़ते हैं उसमें सारी चीज़ों की, हम तो पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिक लेवल पे देखें तो उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट फिजिकल फिटनेस पे आ गए हैं। तो बच्चे को बेसिकली इस्लाम ये है कि आप पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी में जिस चीज़ की जिम्मेदारी है बच्चे को गाइड कर दें। हम देखें, हम बच्चे को रास्ता दिखा दें। जब वो बुक रीडिंग पे आ जाएगा उसको पता चलेगा मैंने लिमिटेड रहना है। एक मैंने लाइन पढ़ी कि जब एक इंसान सोचता है ना कि मैंने पॉजिटिव होना है और मैंने नेगेटिविटी नहीं करनी है तो मुआशरे से एक बुरा शख्स कम हो जाता है। बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एजुकेशनल लीडर्स को ज़ाहिर है सरगोदा में, सरगोदा से बाहर, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में
उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, और स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? आखिरी आपका एक नोट क्या होगा? देखें जी, जो रिस्पॉन्सिबल है हर बंदे से, जो मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझसे पूछता है। मेरा जब ये ईमानी लेवल होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं फेयर प्ले करूँ। तो जितने भी प्रिंसिपल साहबान हैं, जो उनके पास एक सेटअप उन्होंने क्रिएट किया होगा, अपने स्टूडेंट टीचर्स को, सारी टीम को टीम बिल्डिंग करके साथ लेके चलें। जितने टीचर्स हैं ये उनका पैगम्बरी पेशा है। मैनेजमेंट से उनके कई दफ़ा गैप्स आ जाते हैं, हमसे भी कुछ टीचर नाराज़ हो जाते हैं, उनके गैप्स भी आ जाते हैं। इस नाराज़गी पे, इस गैप्स पे वो बच्चों का नुकसान ना करें, और तमाम स्टूडेंट्स उनको जिनको मौका मिला उन बच्चों के कंपैरेटिव डिफरेंस में कि जो कोई मजदूरी कर रहा है उसको मौका नहीं मिला है, तो आज उस बच्चे को एजुकेशन का मौका मिला, तो वो टीचर की पेरेंट की तरह इज्जत करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करें, अपना एक स्केड्यूल मैनेज करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद विद ट्रांसलेशन पढ़े। चाहे वो 2 लाइन्स पढ़ रहा है तो जब वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो उस एज में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो काफ़ी हद तक उसे पता चल जाएगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मुझे लगता है कि हर बंदा जिसका जो काम है, ये मुल्क बहुत अच्छा है, हर बंदा आज से अपना काम करना शुरू कर दे। जब सब लोग अपने काम को जिम्मेदारी से करेंगे तो काम सही हो जाएगा। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये बहुत कीमती है और कीमती नहीं है। ठीक है। हज़रत अली ने फरमाया, आप देखते हैं कि कोई इंसान कीमती है तो आप देखेंगे वो उसमें एहसास जिम्मेदारी कितनी है। जो ज़्यादा जिम्मेदार है वो उतना ही कीमती है। आपसे ने फरमाया इंसान मादनियात की तरह है, जैसे मिनरल्स है, जैसे लोहा हर जगह पे लोहा है, सोना हर जगह पे सोना है, तो इंसान भी इस तरह उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, एक जैसे कहीं पे भी नहीं हो सकते। तो हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किना अज़ाबन नार। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो मेरी वर्किंग है, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अच्छी निभाऊँ। किसी को सारा दिन सबको क्रिटिसाइज़ ना करूँ, जो मेरा काम है उसको ईमानदारी से, दिल से, ईमानी लेवल पे अच्छा करो, तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत भी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच। और हमारे बारे में, हमारा कुरान क्लब का जो सिलसिला है, हम यूथ की तरबियत का काम कर रहे हैं, इस हवाले से आपको फाइनल नोट दे दें। मुझे खैर साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितने भी ये पिछले 3-4 साल में इंटरव्यूज़ हैं, ये मुझे सबसे अच्छा आपने क्वेश्चंस किए। और ज़्यादा अच्छा ये था कि मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज ही क्वेश्चन कहते हैं, और आपने वैसे ही किया। और आपके बड़े कई सिंपल और मुश्किल क्वेश्चन भी थे ना, जिसको आपने थोड़े टाइम में उसको करना है, वाइंड अप करना है। तो यूथ कुरान क्लब के हवाले से हमने स्कूल में भी अपना एक क्लब इसमें इस हवाले से क्रिएट किया, और हमने कैम्ब्रिज में प्रैक्टिस भी की है इसकी ना, एक सेशन हमने करवाया। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपसे सबने फरमाया कि सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो एक तो ये आप इस पर मैं समझता हूँ इसको फुलफिल कर लिया आपने। फिर आप, हम दुनिया में आए सब ने, हमने एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अल्लाह के पास जाना है। तो ये एक ऐसा काम है, जब यानी मैं जब FSC में था तो मैंने उसी वक्त कुरान मजीद विद ट्रांसलेशन पढ़ा। तो मेरी लाइफ में जो मुझे स्टूडेंट्स भी किताब पूछते हैं या मेरे दोस्त पूछते हैं, तो नमाज का और कुरान का बहुत एक दुनियावी कामयाबी में भी, इसलिए नहीं कि पढ़ा तो उसका मिली, कि उसका एक कंट्रीब्यूशन है कि आपको फील होता है कि ये कामयाबी, सक्सेस इस अप्रोच पे आपको मिल गई। तो मुझे लगता है कि ये सदका जारी है, और इसमें हमारा स्कूल कॉलेज भी इंशाल्लाह आपके साथ अटैच भी होगा, और इसमें आपके कुछ सेशन हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करवाएंगे, क्योंकि ये तो एक प्योर खलूस के लिए और सदका जारिया, और ये सिर्फ अल्लाह के लिए काम है। जो काम आप सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, उसकी बरकत और उसका रिवार्ड भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। इसी तरह हम आज अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। यकीनन मुझे और आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। सर ने भी कहा है कि आप पाकिस्तान की सरगोदा की मुख्तलिफ शख्सियात से इंटरव्यू करें, उनकी सोच को जानें, तो हमें तो समझ लें कि एक जो है वो मोटिवेशन मिल गई। तो इस सिलसिले को भी हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को, इस पाकिस्तान को और इस उम्मत को, इस्लाम को कंट्रीब्यूट करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।